लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के लास्ट पार्ट 7 में खुश आमदीद। इस एक्ट में हम देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में मैं बार बार जिक्र कर रहा था हर लेक्चर में कि गवर्नमेंट को जब भी जमीन चाहिए होती है पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, तो ये जो सेक्शन आज हम पढ़ेंगे, जितना भी सेक्शंस पढ़ेंगे पार्ट 7 में, इसमें गवर्नमेंट को जमीन जब चाहिए होगी किसी कंपनी के लिए उसके हवाले से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का बेसिकली लेक्चर नंबर 6 है। इसमें पार्ट हम इसमें देखेंगे 7। तो उम्मीद है स्क्रीन विजिबल होगी, मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। पार्ट 7 है एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज। वो तब क्या होता है जब लैंड रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट को किसी पब्लिक पर्पज के लिए, नहीं बल्कि किसी कंपनी के लिए। उस वक्त क्या होता है, वो सारा तरीकाकार प्रोसीजर मेथडोलॉजी वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7। मेन आइडिया क्या है कि अक्विजिशन ऑफ लैंड किस चीज के लिए हो रही है? कंपनी के लिए। हाँ, जब कंपनी के लिए गवर्नमेंट जमीन अक्वायर करती है तो कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल या सेफ गार्ड या कोई अप्रूवल लेनी पड़ती है। किससे लेनी पड़ती है वो डिस्कस करेंगे। इंक्वायरी करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है वो हम देखेंगे। और कोई एक एग्रीमेंट भी करना पड़ता है परमिशन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट किसी कंपनी के लिए जमीन ले रही होती है। तो वो जो कंपनी है, पंजाब गवर्नमेंट उस कंपनी को फ्री हैंड तो नहीं दे सकती कि वो जमीन जो है वो अपने हड़प कर जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट और उस कंपनी के दरमियान में भी कोई एग्रीमेंट होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट उस कंपनी के बिहाफ पे लोगों से जमीन अक्वायर कर रही होती है। तो ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे। अक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज पार्ट 7 का मुद्दा है। मुद्दा का मतलब है उसका सब्जेक्ट मैटर है। सेक्शन 38 पिछले पार्ट में हम देख चुके थे, सेक्शन 37 तक। अब 38 सेक्शन जो है वो कहता है कि कंपनी में बी ऑथराइज्ड टू एंटर एंड सर्वे। कि जिस जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के लिए जमीन एक्वायर करती है तो कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑथराइज ऑफिसर, उनको ये अख्तियार होता है कि वो जमीन में एंटर होते हैं और जमीन का सर्वे करते हैं, क्या ये जमीन हमारे लिए मुनासिब भी है, हमारी कंपनी के लिए ये नहीं। इसका मतलब ये है कि कमिश्नर पहले कंपनी के किसी ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि आप जाएं और जमीन को सर्वे करें कि क्या ये जमीन आपकी कंपनी के लिए मुनासिब है। और जब वो जमीन में कोई ऑफिसर जाता है जिसको कमिश्नर बेसिकली ऑथराइज करता है, तो उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में होती हैं। वो पावर कौन सी होती है? यही कि जमीन का को सर्वे करना, उसकी मेजरमेंट करना, उसको उसकी इंस्पेक्शन करना, उसके अंदर को बोर करके सॉइल का अंदाजा लगाना, चेक करना। ये सारी पावर सेक्शन 4 में हम पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो खुद से किसी प्राइवेट जमीन में एंटर नहीं हो सकती कि कंपनी के सारे लोग भी उस जमीन में घुसे हुए हों। बल्कि कमिश्नर एक कंपनी के किसी खास ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि आप जाएं और जमीन का सर्वे करें, जो जमीन आपको चाहिए अपनी कंपनी के लिए। मिसाल के तौर पे एबीसी एक सीमेंट कंपनी है और उसको 100 एकड़ जमीन अक्वायर करनी है अपनी कोई फैक्ट्री बनाने के लिए। तो वो आपको जमीन अक्वायर करने से पहले उस जरूरी है साफ जरा कि उस जमीन को के अंदर एंटर हुआ जाए, उसकी इंस्पेक्शन की जाए, उसका सर्वे किया जाए, उसकी मेजरमेंट ली जाए, या जमीन देखा जाए कि सूटेबल है कि नहीं। तो कमिश्नर जो है उस एबीसी सीमेंट जो कंपनी है उसके किसी एक ऑफिसर को अथराइज करेगा, अथॉरिटी देगा। फिर वो जो ऑफिसर होगा अपनी कंपनी की तरफ से सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 जो है कि उसके पास वो पावर्स आएंगी कि वो उस जमीन में एंटर होके उसके उसके अंदर सर्वे करेगा। तो कंपनी के ऑफिसर को ऑथराइज कौन करता है? कमिश्नर। और किस सेक्शन के तहत उसको पावर मिलती है? उस बंदे को जिसको कमिश्नर ऑथराइज कर देता है उसको सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के मुताबिक ये पावर्स मिल जाती है कि वो जमीन का सर्वे करता है। उसके बाद हम देखते हैं, याद रखें इसको, इस सेक्शन को 38 में, कि इसमें कंपनी का ऑफिसर ऑथराइज्ड बाई कमिश्नर एंटर होता है और सर्वे करता है जमीन का। सेक्शन 38 सब सेक्शन ए, 38A सेक्शन जो है इसमें कहा गया है कि इंडस्ट्रियल कंसर्न, कंसर्न कहते हैं इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई सनती इदारा जो है दैट शुड बी डीम्ड, डीम्ड का मतलब है दैट शुड बी सपोज्ड, दैट शुड बी इमेजिन्ड टू बी अ कंपनी। कि अगर कोई सनती इदारा है, कंपनी है, कारपोरेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कंपनी समझ सकते हैं। सादा अल्फाज में मीनिंग ये है कि अगर कोई सनती इदारा है, कंसर्न है, उसको भी कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करती है फॉर पब्लिक पर्पस और फॉर कंपनी, तो अगर कोई सनती इदारा है उसको भी हम कंपनी समझेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं भी है तब भी समझेंगे। कब? जब उस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को 100 मुलाजिम हो, काम कर रहे हो, और वो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या सनती इदारा जो है उस वो कोई एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, जो उसके पास कुछ इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे हो,
और अगर वो जमीन अक्वायर करना चाहे किसी चीज के लिए, अपने कुछ वर्कर्स के लिए कुछ घर बनाना चाहे, या उन जो अपने एम्प्लॉइज हैं, जो 100 एम्प्लॉइज कम से कम होने चाहिए उस सनती इदारे में, ताकि वो कंपनी का दर्जा हासिल कर सके, तो वो जो मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई जो सहूलियात, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है वही सनती इदारा, तो वो क्या होगी, कंपनी होगी, अगर उसके 100 मुलाजमीन है। मिसाल के तौर पे एक लार्ज इंडस्ट्रियल सनती इदारा है, उसके पास 150 मुलाजमीन है, और वो चाहती है कि कोई एक ऐसी जमीन हासिल करे जिसके ऊपर उनके लिए, वर्कर्स के लिए, 150 मुलाजमीन के लिए घर तामीर करे। अगरचे ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के नाम में कंपनी का वर्ड शामिल नहीं होगा, जैसे असद कंपनी लिमिटेड, या फॉर एग्जांपल उम्मे खदीजा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, तो अगर कोई कंपनी का नाम नहीं भी शामिल है उस सनती इदारा में, तो वो कंपनी कहलाएगी, अगर उसके अंदर 100 मुलाजमीन हो और हमने बाकी चीजें पढ़ी हैं। तो अब इसको पार्ट 7 जो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 1894, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के पार्ट 7 के मुताबिक, इसको कंपनी समझा जाएगा। डीम्ड का मतलब है समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 100 हैं, 150 हैं इसके, तो कब 100 तो है ना, इसका मतलब है, तो ये क्या है, कंपनी होगी। तो 38 सेक्शन जो पढ़ा है, इसमें हमने कहा कि 100 वर्कर्स अगर होंगे किसी सनती इदारा के, और वो अपने घर के लिए, अपने वर्कर्स के लिए घरों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए, या उन कॉलोनी से मुतलका कोई सहूलियात, अमेनिटीज, फैसिलिटीज के लिए अगर वो कोई जमीन अक्वायर करना चाहती है, तो उस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल कंसर्न को हम क्या समझेंगे? इट वुड बी डीम्ड एज, इट वुड बी सपोज्ड, इट वुड बी टेकन एज कंपनी। समझ आ गई? सेक्शन 39 ये है कि प्रीवियस कंसेंट चाहिए, मंजूरी चाहिए पहले, और एग्रीमेंट भी नेसेसरी है। ये दो चीजें जरूरी है किस काम के लिए? लैंड कैन नॉट बी अक्वायर्ड फॉर अ कंपनी अंडर सेक्शन 6 to 37। सेक्शन 6 कौन सा है? इसमें हम देख रहे थे कि सेक्शन 6 से लेकर 37 तक ये पूरा एक्विजिशन का प्रोसेस है, जो हम मैंने पार्ट लेक्चर 2, 3, 4 में हमने पढ़ा, 5 में, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 अगर आप देखेंगे या आप देखते आ रहे हैं, तो सेक्शन 6 से लेकर 37 तक ये जो पूरा अक्विजिशन का प्रोसेस था, ये नहीं स्टार्ट किया जा सकता किसी कंपनी के लिए। कब तक? जब तक दो कंडीशन फुलफिल ना हो। पहले हम बात कर रहे थे पब्लिक पर्पस के लिए एक्विजिशन की, अब चूंकि कंपनी के लिए एक्विजिशन है, तो कंपनी के लिए एक्विजिशन का प्रोसेस के लिए दो शराय जरूरी हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रीवियस कंसेंट होगी किसकी? कमिश्नर की। और दूसरी बात है कि कंपनी को एक एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है, कि कंपनी की एग्रीमेंट करेगी किसके साथ? पंजाब गवर्नमेंट के साथ। सादा अल्फाज में, नो कमिश्नर कंसेंट and no agreement with Punjab government, it means no acquisition process for company under section 6 to 37। सादा अल्फाज में, तो कंपनी के लिए जब भी जमीन गवर्नमेंट को चाहिए, तो दो, कंपनी के लिए जमीन तब अक्वायर की जा सकती है जब दो शरायत हों। पहले कमिश्नर की, जो भी उस डिवीजन के अंदर, जिस डिवीजन में जमीन चाहिए कंपनी को, उस डिवीजन का जो कमिश्नर होगा उसकी कंसेंट चाहिए होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो कंपनी है, जिस कंपनी को जमीन चाहिए, वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगी। सादा अल्फाज में मिसाल है, XYZ कोई कंपनी है, गवर्नमेंट वो चाहती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए जमीन अक्वायर करे, तो क्या होगा? अगर चूंकि प्रोजेक्ट सूटेबल है, हर लिहाज से एक्विजिशन प्रोसेस जो है रेडी है, लेकिन सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 37 का जो एक्विजिशन प्रोसेस है पूरा, ये नहीं स्टार्ट किया जा सकता जब तक पहले कमिश्नर से कंसेंट या उससे इजाजत नहीं ली जाएगी। दूसरा, जब तक कंपनी एग्रीमेंट नहीं करेगी पंजाब गवर्नमेंट के साथ। सवाल क्या है कि प्रीवियस कंसेंट ऑफ होम, किसकी प्रीवियस कंसेंट जरूरी है अगर कंपनी को जमीन एक्वायर करनी है? कमिश्नर की। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 40। तो हमने सेक्शन 39 में क्या पढ़ा कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं कंपनी को जमीन अक्वायर करने के लिए। अगर कंपनी ये चाहती है कि पंजाब गवर्नमेंट जमीन अक्वायर करे, तो कंपनी को चाहिए कि एक कमिश्नर की कंसेंट ले पहले, दूसरा पंजाब कंपनी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करे। तो दो चीजें जरूरी हैं। उसके बाद सेक्शन 40 में हम पढ़ रहे हैं कि प्रीवियस इंक्वायरी। अब इंक्वायरी भी जरूरी है किस चीज के लिए? यस, सेक्शन 40 जो है ये कहता है, एक्सप्लेन करता है कि व्हेन द कमिश्नर कैन गिव कॉन्सेंट। अब देखिए, कमिश्नर से हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 39 में, अभी पढ़ा है कि अगर कंपनी के लिए जमीन चाहिए तो एक्विजिशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो सकता सेक्शन 6 से लेकर 37 तक, जब तक कमिश्नर की कंसेंट नहीं होगी और कंपनी एग्रीमेंट नहीं करेगी पंजाब गवर्नमेंट के साथ। तो उस कमिश्नर की कंसेंट कब होगी? कमिश्नर ऐसे ही नशे में धुत, या आप कह सकते हैं सिगरेट पीते हुए नहीं कर सकता, कंसेंट नहीं दे सकता। कमिश्नर कुछ करेगा, क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा पहले। कमिश्नर देखो रिस्पॉन्सिबल वो है, ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है सबसे बड़ा, एक डिवीजन में बैठा हुआ। तो कमिश्नर क्या करेगा? पहले इंक्वायरी करेगा। कंसेंट तब बाद में देगा, पहले इंक्वायरी करेगा। कमिश्नर ये नहीं कह सकता यस अक्वायर द लैंड फॉर द कंपनी, नो 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 नो। कंपनी क्या करेगा? ऑफिसर, ये जो कमिश्नर है डिवीजन में बैठा हुआ, ये क्या करेगा? ये पहले सेटिस्फाइड होगा कि क्या वाकई कंपनी को जमीन चाहिए, तो वो क्या करेगा?
वो पहले देखेगा कि क्या कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर कहाँ बैठा होता है, डीसी, जो जिसको डीसी कहते हैं, उसकी सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट बना के किसको भेजता है, कमिश्नर को। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में बैठा वो कलेक्टर रिपोर्ट बना के किसको भेजता है, अपनी रिकमेंडेशन देके कमिश्नर को, डिवीजन में बैठे हुए कमिश्नर को। तो वो कलेक्टर की रिपोर्ट देखेगा, जो मतलब का एक डिवीजन के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरगोदा डिवीजन है, उसमें बक्खर, मियावाली, खुशाब, सरगोदा डिवीजन है, 4 डिवीजन है। तो सरगोदा डिवीजन में बैठा हुआ जो कमिश्नर होगा, वो अगर सपोज बक्खर में सर जमीन, बक्खर की जमीन में कोई कंपनी को जमीन चाहिए, तो क्या करेगा कमिश्नर जो सरगोदा डिवीजन में बैठा होगा, वो बक्खर के, सरगोदा जो बक्खर डिस्ट्रिक्ट है उसके डीसी यानी कि कलेक्टर से की जो रिपोर्ट होगी सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के मुताबिक, उसको पहले वो मांगेगा, कलेक्टर की रिपोर्ट मांगेगा उस मुतलका डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की। और दूसरा वजह यह है कि वो सेक्शन 40 के मुताबिक इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा। तो अब किस पर्पज के लिए, पर्पज फॉर विच एक्विजिशन में बी अप्रूव्ड। अब एक कमिश्नर जो है वो किन मकासद के लिए जमीन अप्रूव कर सकता है, कि अगर वो जो कंपनी है उसको अपने वर्कर्स के लिए कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करने हो, यानी कि कोई डिवेलिंग हाउसेस का मतलब रहायशी घर बनाने हो अपने एम्प्लॉइज के लिए, या अगर उन्होंने कोई ऐसी सहूलियात के लिए उन्हें जमीन चाहिए हो, जो वो उसके मुलाजमीन है उनके घरों की मुतलका जो कोई पार्क है, कोई मस्जिद है, या इस तरह की कोई चीज, अमेनिटीज फैसिलिटीज के लिए कोई जमीन चाहिए कंपनी को। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के 500 मुलाजमीन है, उनको रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए अगर कोई जमीन चाहिए तो वो ले सकते हैं। इसी तरह ये रिकॉग्नाइज पर्पज है, इसलिए कमिश्नर रिपोर्ट कंसर्न दे सकता है। या उन्होंने कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी करनी हो, या ऐसा कोई वर्क के लिए, एक सनदी कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंसर्न है, उसको अपनी अपने मुलाजमीन के लिए, या अपने कोई जो जो वो चीज बना रहे हैं, जो जो सनत है, उसको कोई बिल्डिंग या वर्क के लिए कोई पब्लिक, और वो वर्क भी कैसा होना चाहिए, या वो बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक पर्पज के लिए कोई काम कर रही हो कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि वो जो कंपनी या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको कंपनी का दर्जा मिलेगा जब वो 100 एम्प्लॉइज उसके होंगे, तो उसका जो वर्क है, या जो जो कोई ऐसी वो बिल्डिंग बनाना चाहती है कंपनी, जो कि पब्लिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी। यानी एक्विजिशन में आल्सो बी नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग और वर्क फॉर कंपनी। जब क्या होगा, जब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो जो भी कंपनी है, जब वो एक ऐसी इंडस्ट्री में इंगेज्ड है, वो या वो कोई ऐसे स्टेप्स उठा रही है वो कोई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, और वो इंडस्ट्री जो है वो ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक पर्पज के लिए, लोगों के फायदे के लिए हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, उसको इंडस्ट्रियल जो उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसका पर्पस क्या है, पब्लिक पर्पस है, तो वो बिल्डिंग के लिए या अपने काम के लिए जमीन अक्वायर कर सकती है। तो सेक्शन 40 रेलेवेंट बन जाता है जब कोई एक कंपनी कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहती है, जो ऐसे वर्क के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है कि उससे जो इंडस्ट्री खड़ी होगी वो इंडस्ट्री किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, पब्लिक पर्पज के लिए। तो सेक्शन 40 रेलेवेंट है। उसके बाद एक अगर कोई एक ऐसा काम, एक सनदी इदारा या एक कंपनी एक ऐसा काम करना चाहती है जो पब्लिक के फायदे के लिए होगा, तो उस वक्त भी एक कमिश्नर एक्विजिशन का की अप्रूवल दे सकता है। लैंड हो सकता है कि कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनके घरों के लिए, कॉलोनी के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए, या उनके लिए वो जो कंपनी है या सनदीदार है वो काम के लिए, एक ऐसा काम जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कंपनी अगर कोई ऐसा वर्क करना चाहती है, तो तब भी उसको जमीन उसको के लिए अप्रूव कमिश्नर कर सकता है। मिसाल के तौर पर कंपनी जो है वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है जिसका फायदा किसको होगा, पब्लिक को होगा, तो तब भी कमिश्नर अप्रूव कर सकता है। तो कमिश्नर जो है वो अगर सेटिस्फाइड है कि जो कंपनी है इसका पब्लिक पर्पज के लिए ये कंपनी है, तो वो कमिश्नर क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। यानी कि अगर वो कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए घर बनाना चाहती है, फैसिलिटीज बनाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना करना चाहती है, बिल्डिंग खड़ा करना चाहती है, या ऐसा कोई वर्क करना चाहती है जो पब्लिक पर्पज के लिए काम करेगी कंपनी, तो तब कमिश्नर क्या आगे अप्रूव करेगा। अगर कोई कंपनी प्राइवेट काम के लिए, कोई अपने फायदे के लिए काम करना चाहती है, तो कमिश्नर चाहे उसके मुलाजमीन 100 नहीं 5 लाख भी क्यों ना हो, कमिश्नर फिर कभी भी उस कंपनी को जमीन अक्वायर करने के में अप्रूवल नहीं देगा। तो बात वहीं पे खड़ी हो जाती है कि कंपनी भी अगर कोई जमीन लेना चाहती है, तो उस वो भी कंपनी किस पर्पस के लिए करनी चाहिए, पब्लिक पर्पस के लिए। तो एरिया, अब जो कमिश्नर है वो पहले सेटिस्फाइड होगा कि क्या ये पब्लिक पर्पस के लिए कंपनी काम कर रही है, क्या इसके 100 मुलाजमीन हैं, क्या ये सारी चीजें, फिर वो देखेगी क्या एरिया जिसके लिए कंपनी, जो जमीन कंपनी अक्वायर करना चाहती है, क्या वो एरिया कंपनी के पर्पस के लिए सुटेबल है कि नहीं। यानी कि जो एरिया प्रपोज किया गया है, जो कंपनी चाहती है कि वो हमें अक्वायर कर दिया जाए, क्या वो रीजनेबल है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो है उसको 10 एकड़ जमीन चाहिए, और वो डिमांड करती है कि हमें 500 एकड़ जमीन चाहिए, और उस कंपनी को जरूरत के लिए सिर्फ 10 एकड़ जमीन चाहिए, तो कमिश्नर 500 एकड़ अप्रूव नहीं करेगा, 10 एकड़ अप्रूव करेगा। और एरिया जो है क्या वो रीजनेबल भी है उस पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए कंपनी काम कर रही है। तो ये इंक्वायरी कौन करेगा, ये इंक्वायरी बेसिकली एक ऐसा ऑफिसर करेगा जिसको कमिश्नर अपॉइंट करेगा। कमिश्नर कहाँ बैठा होता है, एक डिवीजन में। और वो जो इंक्वायरी जो हम इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं 40 में, उसमें वो उस खास टाइम पे वो जो ऑफिसर होगा
जिसको कमिश्नर अथराइज करेगा, वो उस टाइम पे और उस प्लेस पे, जिस पे प्लेस पे कमिश्नर कहेगा, जिस टाइम पे कमिश्नर कहेगा, जिस प्लेस पे कमिश्नर कहेगा, उस टाइम इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। याद रखें, कमिश्नर अपॉइंट करता है एक ऑफिसर को, वो अथराइज ऑफिसर जो है वो एक फिक्स टाइम पे फिक्स प्लेस के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करता है। तो पावर ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, अब कमिश्नर ने एक ऑफिसर को तैनात कर दिया कि आपने क्या करना है, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। तो अब उस इंक्वायरी ऑफिसर के पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी, यानी कि वो किसी गवाह को बुला सकता है, वो उसको कह सकता है कि आप यहाँ फलां टाइम पे आके अटेंडेंस दे, अपना डॉक्यूमेंट्स फलां फलां प्रोड्यूस करे। यानी अगर कमिश्नर ने किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया कि आप इंक्वायरी ऑफिसर हो, तो वो क्या कर सकता है, वो समन लोगों को इशू कर सकता है। वो इंक्वायरी ऑफिसर है, वो लोगों को कह सकता है कि आप इधर आके हाजिरी दें और ये फलां फलां डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। तो ये सारी पावर जो है, ये वो उसी तरह एक्सरसाइज करेगा जैसे एक सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी कोर्ट जब अपने लोगों को बुलाती है, समन लोगों को समन इशू करती है कोर्ट, तो कोर्ट किस चीज को फॉलो कर रही होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक ज़ाब्ता फौजदारी है उसके मुताबिक, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूरा एक्ट है, उसके मुताबिक कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट का जो अफसर होता है, जो जज होता है या जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है, वो लोगों को बुला सकता है। तो इसी तरीके से अगर कमिश्नर किसी बंदे को अथराइज करेगा कि आप इंक्वायरी ऑफिसर हो, तो वो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत लोगों को बुला सकता है, वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर एक ऑफिसर को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होना जरूरी है, तो वो कह सकता है किसी भी उम्मे जवेरिया को या किसी असलम को, अकबर को, जो उसी कम्युनिटी में जो बंदा रहता है, कि आप आए। तो वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है, वो क्या अपनी अथॉरिटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक वो इस्तेमाल करके लोगों को कह सकते हैं आप आए, अटेंडेंस भी दें फलां टाइम पे और ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए। तो इसके बाद अब सवाल है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो पावर इस्तेमाल करता है कि किसी गवाह को बुला सकता है या उससे कह सकता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो वो किस लॉ के तहत वो पावर इस्तेमाल करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, जैसे कोर्ट पावर इस्तेमाल करती है। अब सेक्शन 41 हम देखते हैं कि एग्रीमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बहुत जरूरी है। अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो गया कि जमीन वाकई कंपनी को चाहिए और इतने एकड़ चाहिए और वाकई ये कंपनी पब्लिक पर्पज के लिए काम कर रही है, अपने मुलाजमीन के लिए बिल्डिंग खड़ा करना चाहती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी काम करना चाहती है बिल्डिंग खड़ी, तो उस वक्त उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो कहेगा उस कंपनी को कि आप एक एग्रीमेंट साइन करें। अब कौन एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए, कि वो जो कंपनी है वो अक्विजिशन की कास्ट पहले पे करेगी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कहती है कि मुझे जमीन चाहिए, जब कमिश्नर ने सारा प्रोसेस कर दिया और कंपनी कहे सॉरी मुझे तो जमीन नहीं चाहिए, तो वो अक्विजिशन की कास्ट, जितने उस जमीन अक्वायर करने के ऊपर जितनी कास्ट आ सकती है, जो अंदाजा लगाएगा कमिश्नर, वो एक्विजिशन कास्ट पे करेगी कंपनी। दूसरा, और वो कास्ट किसको पे करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करेगी, क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको जमीन अक्वायर करके देनी है। मिसाल के तौर पे एक एक्विजिशन कास्ट एक कमिश्नर को लगता है कि 10 करोड़ लग सकती है, तो वो एग्रीमेंट उस होगा बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में और कंपनी के दरमियान में, जो कमिश्नर करवाएगा, कंपनी के दरमियान में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में जो एक एग्रीमेंट साइन होगा, और वो जो कंपनी होगी वो 10 करोड़ रुपए की एक्विजिशन कास्ट जमा करवाएगी। कि अगर वो गवर्नमेंट जमीन जो है वो गवर्नमेंट अक्वायर करके देती है, तो वो ये ना कहे कि जी सॉरी मुझे तो अब जमीन नहीं चाहिए। तो एग्रीमेंट जो है उसमें लिखा हुआ होगा कि अक्विजिशन कास्ट या ये कंपनी पे कर रही है पंजाब गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। उसके बाद जब वो कास्ट पे कर देगी, तो ट्रांसफर ऑफ लैंड हो जाएगा उस कंपनी को पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो वो जमीन जो है वो किसकी हो जाएगी, कंपनी की ट्रांसफर हो जाएगी। तो कंपनी जब कॉस्ट पे करती है तो लैंड ट्रांसफर हो जाती है कंपनी के नाम पे। तो अब उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी जाती हैं कि अगर एक कंपनी कहती है कि हमें ये जमीन चाहिए और हमें अपने वर्कर्स के लिए घर बनाने हैं या फैसिलिटीज खड़ी करनी है या कुछ कोई पार्क्स बनाना है, इतने टाइम में बिल्डिंग हम बनाएंगे, इन इन कंडीशंस पे बिल्डिंग हम बनाएंगे, तो वो टर्म्स कंडीशन किस तरीके से वो बिल्डिंग बनाई जाएगी। याद रखें कि अगर कोई कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए घर बनाना चाहती है, तो कितने टाइम में घर बनाएगी, किन कंडीशंस में घर बनाएगी और किस तरीके से घर बनाएगी, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, जो कंपनी और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में साइन होगा। और फिर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूज वर्क, अब वो जो घर बनाए जा रहे हैं उनकी मेंटेनेंस होगी, उनकी कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारी जब अक्विजिशन फॉल अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी, एग्रीमेंट मस्ट बी, यानी ये सब सेक्शन, ये जो सेक्शन 40 के अंडर जो इंक्वायरी वगैरह हो रही थी, तो जो एग्रीमेंट जो साइन हो रहा होगा कंपनी के दरमियान में और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में, उसमें लिखा जाएगा कि ये कितने टाइम में ये घर खड़े किए जाएंगे, किन कंडीशंस के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की जाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। तो याद रखें कि पब्लिक पर्पज के लिए जब भी कोई कंपनी कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है, तो कितने टाइम में बनाएगी, किन कंडीशन पे बनाएगी, कंस्ट्रक्शन किस जगह पे होगी, कितने एरिया पे होगी और उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, जो एग्रीमेंट कंपनी के दरमियान में और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में साइन होगा। उसके बाद सेक्शन 42 है कि पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट हो गया किसके दरमियान में, पंजाब गवर्नमेंट और
कंपनी के दरमियान में, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कहाँ पे पब्लिश होगा, वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा। और अक्विजिशन इज डीम्ड टू हैव बीन मेड सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब अगर एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में क्या है, कंडीशंस हैं। अब वो एग्रीमेंट कहाँ पब्लिश होगा, ऑफिशियल गजट में। पंजाब गवर्नमेंट हर साल ऑफिशियल गजट में उस डिफरेंट नोटिफिकेशन और एग्रीमेंट पब्लिश करती है। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ है पब्लिक उस कंपनी के दरमियान में और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में, पंजाब गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल एग्रीमेंट, वो उस जो एग्रीमेंट है उसको पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गजट में। और उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी। मिसाल के तौर पे एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कंपनी अपने वर्कर्स के लिए 3 सालों के अंदर कोई घर बनाना चाहती है। तो जब वो एग्रीमेंट आप पब्लिश हो गया, पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया ऑफिशियल गजट में, तो अब इसका मतलब है कि ये एक्विजिशन हो गई है एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्जाम पॉइंट ये है कि सेक्शन 42 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें है कि एग्रीमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में और जो कंपनी के दरमियान में होगा वो पब्लिश किया जाएगा इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। और सेक्शन 43 हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 39 से लेकर 42 तक ये जो सेक्शंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। एक एक्सेप्शन भी है कि अगर ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 43 के मुताबिक कि बाद वक्त ऐसी सूरत हाल भी होती है कि सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 42 तक ये लागू ही नहीं होते। वो कब होगा कि जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट कर रखा हो किसी कंपनी के साथ कि हम आपको जमीन देंगे। पंजाब गवर्नमेंट बाद वक्त पहले ही एग्रीमेंट कर चुकी होती है किसी कंपनी के साथ कि हम आपको जमीन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान में और रेलवे कंपनी के दरमियान में, और पंजाब गवर्नमेंट कहती है, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट है हमारी, तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर कहती है किसी रेलवे कंपनी को कि हम आपको जमीन देंगे, उस सूरत में ये सेक्शन 39 से लेकर 42 तक की सारी जो प्रोटोकॉल्स होंगे ये फॉलो नहीं होंगे। इन केस सेक्शन 30, अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है रेलवे गवर्नमेंट के साथ, रेलवे पंजाब गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है कि हम आपको ये जमीन देंगे, उस सूरत में सेक्शन 39 से लेकर 42 तक ये फॉलो नहीं होंगे। कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई प्रीवियस एग्रीमेंट नहीं होगा, बस ये सेक्शन 39 से लेकर 42 तक ये लागू ही नहीं होंगे। ये इनका इतलाक ही नहीं होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, पहले ही गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है किसी कंपनी के साथ, तो फिर सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, ये 39 से लेकर 42 तक सेक्शन लागू नहीं होंगे। जिसमें इंक्वायरी है, जिसमें देखा जाए कि कमिश्नर पहले चेक करेगा कि क्या वाकई पब्लिक पर्पस के लिए है कि नहीं, और वो कॉस्ट पे करेंगे और ये और एग्रीमेंट साइन होगा और वो पब्लिश होगा, ये चीजें नहीं होंगी। और सेक्शन 43 ए है कि अगर किसी कंपनी ने जमीन ले ली पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो अब वो जो कंपनी है वो सेल के जरिए या मोर्टगेज के जरिए, यानी कि आगे की रहन रखना जमीन को, या गिफ्ट के जरिए या लीज के जरिए या किसी पर्पज के लिए भी, किसी तरीके से भी वो कंपनी आगे जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो ट्रांसफर करना चाहती है तो पहले परमिशन लेगी किससे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, क्योंकि उस कंपनी का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। लिहाजा अगर एक कंपनी है XYZ, वो पार्ट 7 जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके तहत उसने एग्रीमेंट कर लिया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो अब वो जमीन क्या वो फ्रीली आगे ट्रांसफर कर सकती है, बेच सकती है, मॉर्गेज कर सकती है, किसी को गिफ्ट दे सकती है वो कंपनी वो जमीन? नो। बल्कि पहले वो परमिशन, अगर वो ये काम चाहती है कि वो ट्रांसफर करे, सेल करे या गिफ्ट करे या कोई किसी काम के लिए आगे जमीन ट्रांसफर करे, तो क्या करेगी, परमिशन गवर्नमेंट से वो कंपनी पहले परमिशन मांगेगी। और सेक्शन 43 में हम दोबारा देख लेते हैं। सेक्शन 43 सब सेक्शन ए में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कंपनी जमीन ले लेती है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ, विदाउट सैंक्शन ऑफ परमिशन गवर्नमेंट। तो रिमेंबर ये है SMGLO कि सेल नहीं कर सकती कंपनी, मॉर्टगेज जमीन को आगे नहीं कर सकती, गिफ्ट नहीं दे सकती, लीज भी नहीं दे सकती, अदरवाइज किसी तरीके से भी जमीन नहीं दे सकती। और सेक्शन 44 जो लास्ट सेक्शन है उसमें यह है कि अगर कोई एक रेलवे कंपनी के साथ पंजाब गवर्नमेंट का ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है, तो उसका सबूत कहां से मिलेगा? सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर कोई एक कंपनी है, रेलवे कंपनी है, उसका पंजाब गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि आपने हमें जमीन देनी है, तो अगर वो एक रेलवे कंपनी का एक मुलाजिम है, वो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को कहता है कि हमें जमीन दें, तो पंजाब गवर्नमेंट की क्यों जमीन दें? वो कहेगा कि ये एग्रीमेंट पड़ा है, तो वो कैसे दिया जाएगा? रेलवे कंपनी फॉर एग्जांपल है, तो वो सेक्शन 43 में अगर कोई ऑलरेडी, सेक्शन 43 था कि ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है तो फिर सेक्शन 39 से लेकर 42 तक लागू नहीं होगा। तो अगर कोई रेलवे कंपनी का कोई ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, तो उसका सबूत क्या होगा? प्रिंटेड कॉपी दिखाई जाएगी उस एग्रीमेंट की जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ पहले हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट अगर रेलवे कंपनी के साथ पहले एग्रीमेंट कर चुकी है तो उसका कोई को सबूत तो पड़ा होगा ना, कोई एग्रीमेंट को पड़ा होगा, उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाई जाएगी पंजाब गवर्नमेंट को कि ये जमीन मेहरबानी करके हमें दे। तो कौन देख कहेगा? रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसका सबसे बड़ा जो ऑफिसर होगा, DG होगा या व्हाट्सएवर। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 44 में हमने ये पढ़ा कि अगर रेलवे कंपनी है और वो कहती है कि हमारा तो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, तो उसके पास प्रूफ क्या होगा? वो एग्रीमेंट की प्रिंटेड जो कॉपी होगी वो दिखाएगी गवर्नमेंट के साथ, जो उसका प्रिंट एग्रीमेंट हुआ पड़ा होगा उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाएगी और पंजाब गवर्नमेंट से जमीन अक्वायर करेगी। तो अगर हम रिवीजन करें तो सेक्शन 39 38 में हमने पढ़ा था कि अगर
पंजाब गवर्नमेंट कोई अगर कोई कंपनी एग्रीमेंट करती है तो उस कंपनी का कोई अथराइज ऑफिसर जो है वो एंट्री करके जमीन का सर्वे कर सकता है। 38 में हमने कहा इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो तब कंपनी कहलाएगी जब उसके 100 वर्कर्स होंगे। और 39 में हमने पढ़ा कि अगर कंपनी के लिए जमीन चाहिए तो पहले प्रीवियस कंसेंट भी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी चाहिए। सेक्शन 40 में हमने पढ़ा कि पहले प्रीवियस इंक्वायरी करेगा, कौन करेगा, एक कमिश्नर अथराइज ऑफिसर करेगा। सेक्शन 41 में हमने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट और कंपनी के दरमियान में एग्रीमेंट होना चाहिए। और सेक्शन 42 में हमने कहा कि वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में वो पब्लिश होना चाहिए ऑफिशियल गजट में। सेक्शन 43 में हमने कहा कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है तो उस सूरत में सेक्शन 39 से लेकर 42 तक सेक्शन उनका इतलाक नहीं होगा। सेक्शन 43 में ये था कि अगर कोई जमीन कंपनी को अक्वायर कर लेती है जमीन तो वो उसको सेल नहीं कर सकती, आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती, लीज नहीं कर सकती, मोर्गेज नहीं कर सकती। और सेक्शन 44 में हमने पढ़ा कि अगर कोई रेलवे कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी है अगर उसका पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई पहले एग्रीमेंट हो चुका है तो वो उसका सबूत क्या होगा, वो प्रिंटेड कॉपी दिखाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर ये आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। मैं ये जो लेक्चर है और इसके जो आखिर पे जो एमसीक्यूज हैं वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ जो एनरोल्ड मेंबर है मेरे, मैं उनके साथ ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करने जा रहा हूँ। ये आज के इस लेक्चर के साथ जो लेक्चर 6 था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह मैं इसका आप लोगों के साथ टेस्ट लिंक शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप अपकमिंग नायब तहसीलदार और तहसीलदार की सीट्स की तैयारी करना चाहते हैं, खासतौर पर रेवेन्यू लॉज की और जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सेशन को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला लिंक होगा उसके अंदर बेसिकली मेरा एक पोस्टर होगा। उस पोस्टर को आप ओपन करेंगे तो मेरा उसमें व्हाट्सएप नंबर है 03326896 568। उसमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना रब्ता करके अपना नेम, क्वालिफिकेशन, अपना जो सिटी है वो लिख के आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को लेक्चर भी डिलीवर करता हूँ, उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, उसमें एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करता हूँ, उसमें टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। और ये ना सिर्फ रेवेन्यू लॉज के लेक्चर्स और टेस्ट हैं और मटेरियल है, बल्कि जीके का भी मैं मटेरियल भी शेयर करता हूँ और उसके डेली बेसिस पे टेस्ट भी होते हैं। एक दिन जीके का टेस्ट होता है, अगले दिन रेवेन्यू लॉज का टेस्ट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल की वसात से पीएमएस, सीएसएस, रेवेन्यू लॉज, तहसीलदार और एसडीओ पैरा और जितनी भी पंजाब में और पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स, टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल गाइडलाइंस बर वक्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। लैंड एक्विजिशन बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें और उन लोगों का जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम।